Hello, students. Welcome back to my educational channel, Winds of Change. आज मैं बात करने जा रहा हूं सासाराम के एक छोटे से जागीरदार हसन खां के पुत्र फरीद की। फरीद जो फरीद से शेर खान बने और फिर शेर खान से शेर शाह बने और दिल्ली के गद्दी पर बैठे। यद्यपि कि इनका कार्यकाल बहुत छोटा सा है, 1540 से लेके 1545 तक, मात्र 5 साल। लेकिन इनकी जीवन यात्रा को अगर हम देखें तो एक छोटे से जागीर, ख्वासपुर, सासाराम और हाजीपुर टंडवा के जमींदार या जागीरदार हसन खां के पुत्र, जिसने 21 वर्षों तक अपने पिता के जागीर को एक मैनेजर के रूप में संभाला, वहां से इनका उत्कर्ष जब हम देखते हैं तो वे बड़ा ही मनोरंजक, बड़ा ही आश्चर्य करने वाला रहता है। हम देखते हैं कि अपने पिता के साथ जब वो थे तो वो एक मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। फिर पिता की मृत्यु के बाद वो उस जागीर के जागीरदार बनते हैं। इस बीच में 21 वर्ष की जो अवधि रहती है उसमें वो प्रशासनिक रूप से कुशल प्रशासक बन जाते हैं, जिसकी झलक हमें उनके शेर शाह बनने के बाद दिखाई देता है। ये उनका प्रथम काल था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो शेर खान कैसे बने। कहा जाता है कि बिहार के गवर्नर और बाद में इब्राहिम लोदी की हार के बाद जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपने को स्वतंत्र कर लिया था, उनकी सेवा में वो चले जाते हैं। शायद इसका कारण अपनी जागीर को बचाना था और अपने आप को एक सेना अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना था। संयोग से बहार खान लोहानी ने ही उन्हें ये खिताब दिया था शेर खान का, जब उन्होंने एक शेर को मारा था। बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उनकी रानी ने उनको अपना नायब गवर्नर बना लिया। ये वो काल था जब शेरशाह ने अपने कौशल का पूरा पूरा उपयोग किया। पहले तो उसने रानी को इस बात के लिए राजी किया कि वो बाबर के आधिपत्य को स्वीकार कर ले। ऐसा करके उसने न सिर्फ बिहार के सल्तनत को बचाया, वरन अपने जागीर को भी बचा लिया। इसी काल में हम देखते हैं कि दो और अफगान शासक हमारे सामने हैं, एक बिहार और दूसरा नुसरत शाह बंगाल का। अभी शेर खान एक मामूली सरदार थे, एक मामूली जागीरदार थे, एक मामूली राज दरबारी थे बिहार सर के हुकूमत।
लेकिन इन्होंने एक तरह से अपने को इतना ज्यादा सक्षम बना लिया कि आहिस्ता आहिस्ता उनको अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त होने लगा और वो अफगानों के नेता बनते चले गए। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ाया जब वो चुनार के गवर्नर की विधवा से उसने शादी किया और चुनार का किला शेर खान के हाथ आ गया। ये चुनार का किला बड़ा ही स्ट्रेटजिक पॉइंट पर था। यह आगरा से बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। यह एक मजबूत किला था और सैन्य दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। बिहार में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए शेर खान ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया। यद्यपि कि उन्होंने अपने प्रथम युद्ध में बंगाल के शासक को हराया, लेकिन उस पर अपना आधिपत्य अब कायम नहीं किया। लेकिन इसके बदले उन्हें 13 लाख सोने की मुद्रा प्राप्त हुई, जो उसके शासन में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था, एक बड़ी सेना को रखने की ताकत दे सकता था, और इसका फायदा उसने भरपूर उठाया। इसी बीच शेर खान ने रोहतास के गढ़ पर कब्जा कर लिया। रोहतास का गढ़ उसके लिए एक सुरक्षित स्थान था, अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए भी और अपने धन की सुरक्षा के लिए भी। रोहतासगढ़ पर कब्जा करने के बाद उसने अपने धन और अपने परिवार के लोगों को वहां सुरक्षित कर दिया। हुमायूं के सामने शेर खान अब तक कोई बड़ा खतरा नहीं थे। असल खतरा जिस व्यक्ति से था और जो आगरे की दरवाजे को बार बार खुलवाने की चेष्टा कर रहा था, वो था बहादुर शाह गुजरात का। पहले तो उसने हुमायूं के सारे विरोधियों को अपने यहां शरण दिया, उसे हथियार दिया, सेना दिया, जो खुले रूप से हुमायूं के साथ दुश्मनी करना था। दूसरा, उसने दिल्ली के बगल में अजमेर पर कब्जा कर लिया, राजपूताना पर हमला करके कई जगहों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। एक तो ये कारण था कि हुमायूं का ध्यान इस खतरे की तरफ गया। दूसरी तरफ बहादुर शाह अपने को मजबूत कर रहा था और एक बड़ा खतरा बनने जा रहा था, इसलिए भी हुमायूं को उसकी तरफ ध्यान देना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा की पत्नी, विधवा पत्नी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था और उनसे मदद की गुहार किया था। इसे शौहस हुमायूं ने स्वीकार किया और आगरा से वो ग्वालियर की तरफ बढ़े। बहादुर शाह ने तुरंत कर्णावती से समझौता कर लिया और उसने इसे टकराने की बजाय संधि को ज्यादा उचित माना। हुमायूं की सेना अब भी भारत में एक विशाल सेना मानी जाती थी। बहादुर शाह के हटने के बाद और उसकी जो गतिविधियां थीं उस पर रोक लगने के बाद बहादुर शाह पुर्तगीज के हाथों मारे गए।
इस तरह से गुजरात की तरफ से जो खतरा हुमायूं को था वो खत्म हो गया। लेकिन पूरब की तरफ, बिहार और बंगाल की तरफ बहुत बड़ा खतरा शेर शाह बन रहे थे। शुरू में तो हुमायूं ने इसे बहुत ही मामूली बात समझा कि एक जागीरदार से या किसी नायब गवर्नर से बिहार के उनको क्या खतरा हो सकता है। लेकिन जब दादरा की लड़ाई में जो 1532 ईस्वी में हुआ, जिसमें हुमायूं ने अफगान सरदारों को हराया, तो इस हार के वजह से शेर खान को अफगान नेता बनने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। अब वो अफगानों के निर्विवाद नेता बन गए थे। शेर खान ने बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल के शासक को हराया। लेकिन अभी उसने बंगाल पर आधिपत्य कायम करना जरूरी नहीं समझा। उसने 13 लाख स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर बंगाल को छोड़ दिया। लेकिन अब जबकि हुमायूं बहादुर शाह की तरफ ध्यान दिए हुए थे, इस बीच शेर खान को काफी मौका मिल गया कि अपने को संगठित करें, अपनी फौज को मजबूत करें, और पैसे की कमी भी उनको नहीं रही। ऐसे में हुमायूं का ध्यान शेर खान की तरफ गया। हुमायूं आगरा से बंगाल की तरफ आए और वो बंगाल में शेर खान ने उनसे कोई मुकाबला नहीं किया, उन्हें जाने का पूरा पूरा सुअवसर दिया। 4 महीना हुमायूं वहां कैंप करते रहे, बंगाल को व्यवस्थित करते रहे। लेकिन शेर खान वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसकी कूटनीतिक समझ बहुत अधिक व्यवहारिक थी। इसी बीच दिल्ली में एक छोटी सी घटना हो जाती है। हुमायूं का भाई हिंदल, वो आगरा में दिल्ली सल्तनत का ताज पहन करके बैठ जाता है और हुमायूं को वापस जाना होता है। हुमायूं जब वापस लौट रहे थे, तो चूंकि चुनार का फोर्ट शेरशाह के हाथ में था, तो चौसा की लड़ाई शेर खान और हुमायूं के बीच होती है। हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक वाटर कैरियर, एक छोटा नाव जिससे पानी को इधर से उधर ले जाया जाता था, उस पर बैठ करके वो आगरे की तरफ जाता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि हिंदल गद्दी पर नहीं है। मुल्तान की तरफ से, उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ से कामरान उसका भाई उसको पहले ही भगा चुका रहता है। आगरा में जाने के बाद वो शेर खान के खतरे को समझ चुका होता है, इसलिए वो बहुत तेजी के साथ, बहुत हड़बड़ में सेना को तैयार करता है कि वो दोबारा शेर खान से टकराए, उसे हराए और इस खतरे से अपने को अलग कर ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। शायद हुमायूं शेर खान की ताकत को समझ नहीं पाया था।
न ही शेर खान की कूटनीति को वो समझ पाया था। अब काफी देर हो चुकी थी। अब शेर खान बिहार का एक छत्र राजा बन चुका था। बंगाल उसके कब्जे में था। ऐसे हालत में जब चौसा के मैदान में वो हारता है 1539 में, और एक साल के बाद कन्नौज में उसका मुकाबला होता है शेर खान से, और कन्नौज में बुरी तरह से हारने के बाद शेर खान उसे खदेड़ते हुए भारत की सीमा से बाहर कर देता है। शेर खान समझता था कि अगर इसे भारत की सीमा से बाहर नहीं किया गया तो ये खतरा हमेशा दिल्ली की गद्दी पर मंडराता रहेगा। बाद में हुमायूं इधर उधर भटकते भटकते ईरान के बादशाह के मदद से उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुल्तान और काबुल पर अपना कब्जा जमा लेता है, जो बाद में उसे फिर 1555 में दिल्ली वापस आने और दिल्ली के गद्दी पर बैठने का मौका देता है। शेर खान की जीवनी बहुत ही आश्चर्य करने वाली है। वो एक सफल योद्धा, एक सफल सेना नायक, एक कुशल कूटनीतिज्ञ और एक कुशल प्रशासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज हमने उनके राजनीतिक जीवन पर चर्चा किया है। आगे हम उनकी उन उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। धन्यवाद। जोहार।